आइए अब हम अगली वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जो लेक्चर लेकर आई हूँ, व्याख्यान लेकर आई हूँ, वो बीए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के हिंदी साहित्य में एक पाठ चल रहा है, व्यंग भोला राम का जीव। उस कहानी को लेकर आई हूँ आपके बीच में कि इस कहानी में क्या है, किस तरह से इस कहानी का उद्देश्य क्या है। भोला राम का जीव जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी हुई कहानी है। हरिशंकर परसाई एक बहुत अच्छे व्यंगकार के रूप में जाने जाते हैं। भोला राम का जीव कहानी में पौराणिक कथा को आधार मानकर कहानी में व्यंग निर्मित किया गया है। इसमें कुछ पात्र लिए गए हैं जिसमें है धर्मराज, चित्रगुप्त और यमराज। तीनों ही बड़े चिंतित अवस्था में सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले जीव त्यागने वाले भोला राम के जीव को लेकर यमदूत लोक से क्यों नहीं पहुंचा। उन्हें चिंतित देखकर वहां पहुंचे नारद जी ने उनकी समस्या का हल ढूंढने हेतु पृथ्वी तल पर जाने की योजना बनाई। नारद पृथ्वी पर पहुंच गए। भोला राम के जीव की तलाश में नारद अनेक स्थानों पर भटकने के बाद एक दफ्तर पहुंचते हैं और वहां के कर्मचारी उनको रिश्वत लेकर ही काम करने की पद्धति को देखकर हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाते हैं। अपनी पेंशन पाने के लिए भोला राम ने रिश्वत नहीं दी थी। जब तक दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा जाता है कोई काम नहीं होता। दफ्तर के बड़े बाबू नारद से साफ साफ कहते हैं कि आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। रिश्वत के रूप में नारद अपनी बीड़ा दे देते हैं। बीड़ा के रूप में वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें भोला राम के जीप की आवाज़ सुनाई देती है। नारद भोला राम के जीप से कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ वत्स, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पर भोला राम के जीप की विवशता है कि वह पेंशन की दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इसी कथा सूत्र के व्यंग्यात्मक उपयोग द्वारा लेखक ने भ्रष्टाचार के अमानवीय रूप पर मानवीय चोट की है। एक आम इंसान की जिंदगी में शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण कितनी ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इन सब से लड़ने के बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर सकता है। भोला राम का जीव कहानी में व्यंग का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। पर लेखक का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। उनका उद्देश्य व्यंग को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना है और यह दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। इस सच्चाई को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त को एक काल्पनिक चरित्र है के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान किया है। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार चल पड़ा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं, उन्हें रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मौजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीप को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिए। भ्रष्टाचार के इस खुले व्यवहार से आम जनता जानते हुए भी चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातना स्थिति की ओर लेखक ने संकेत किया है। इसी तरह ठेकेदारों, इंजीनियरों, ओवरसियरों के कारनामों को लेकर व्यंग किए गए हैं। जैसे कि बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन सब के साथ लेखक ने क्रूर आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर संकेत किया है। भोला राम को सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष तक पेंशन का न मिलना और उसके बाद लगातार भेजी गई दरखास्तों पर कोई भी कार्रवाई न होना सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भोला राम की पत्नी भ्रष्टाचार की इस नृशंस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है और 50-60 रुपया महीने पेंशन मिलता है जो कुछ करके गुजर बसारा करती है। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक
कौड़ी भी उसे नहीं मिली। भोला राम का जीव स्वर्ग में न पहुंचने के कारण नारद जी उसकी खोज करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। भोला राम की खोज करते करते नारद उस दफ्तर में पहुंच जाते हैं जहां भोला राम के पेंशन की प्राप्ति के लिए दरखास्तों पर दरखास्तें भेजकर थक गया। जिसके जीते जी उसे पेंशन नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद उसी फाइल में उसके प्राण अटके हुए हैं। उसका जीव उन फाइलों को छोड़कर स्वर्ग पर नहीं जाना चाहता है। नारद द्वारा भोला राम के जीव को ढूंढने के साथ ही उसकी पेंशन की फाइलों पर वजन रखने का काम ये सारा जो है नारद करते हैं। और इस तरह से आदमी की करुण स्थिति की ओर संकेत करती ये कहानी है। एक व्यंग है हमारी देश की प्रणाली पर, हमारे देश के भ्रष्टाचार पर, हमारे देश के दफ्तरों पर, सरकारी कार्यालयों पर, कि किस तरह से वहाँ पर वजन रखे बिना कोई कार्य नहीं होता है। दफ्तरों की जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियां हैं उनमें सामान्य जन की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं और हम लोग मजबूर हो गए हैं भोला राम की तरह कि एक से इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचते हैं और हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो इस तरह की घटनाक्रम को लेते हुए परसाई जी ने अपनी ये भोला राम की जीव व्यंग लिखा। इसमें इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी लिखी है कि मुझे चूहों ने ही नहीं, मनुष्यनुमा बिच्छुओं और सांपों ने भी बहुत काटा है, और जब भी ऐसा होता है तब किसी भी व्यक्तित्व में एक धार आ जाती है, एक तीव्र प्रतिक्रिया पल पल होती रहती है। यथार्थ की टक्करों के लिए ऐसा बोध पैदा हो जाता है कि जिससे उस समाज को बदल डालने की एक विकट इच्छा का होना लाजमी हो जाता है, बशर्ते सोच की दिशा सकारात्मक हो। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें बताते हुए हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग के माध्यम से हम लोगों तक हमारे देश की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, यहाँ के भ्रष्टाचार, ये सारा बताया है। परसाई जी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे सरल उत्तर यही दिया जाता है कि भाई वो तो एक जाने माने व्यंगकार हैं। उनके बाद अभी तक उनकी टक्कर का कोई भी व्यंगकार नहीं हुआ है। परसाई जी ने व्यंग विधा समृद्ध और विकसित की और उन्होंने व्यंग उनके इतने ऊंचाइयों तक पहुंच गए कि उन तक कोई भी स्पर्श नहीं कर सका, उनकी टक्कर कोई लेने में समर्थ नहीं हो सका। तो इस तरह से जो बहुत से आलोचक हुए उन्होंने परसाई जी के व्यंगों को, उनकी भूमिकाओं को इस तरह से खोला और अपने विचार दिए कि जो है परसाई जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार के रूप में बताया है। और अब हम लोग जुड़ते हैं इस चीज़ से कि जो हमारे कुछ आलोचक हैं उनके विचार इसके संदर्भ में क्या क्या रहे हैं। तो जो मधुरेश जी बहुत अच्छे समालोचक हैं, उनके विचार के रूप से अगर देखा जाए तो भोला राम का जीव देश की समूची व्यवस्था पर एक रनिंग कमेंट्री जैसी है। भोला राम जैसे देश का वासी है, वहाँ दोस्तों को भेजी गई चीज़ें रेलवे वाले उड़ा लेते हैं और हौजरी के पार्सलों के मौजे अफसर पहनते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने जो है कहा है कि हम लोग आजकल की जो हमारी भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, हमारे सरकारी कार्य ऑफिसों की जो क्रम है, वो किस तरह से जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार में रंग गया है। जो पूरे पैसे खाते हैं वो ओवरशियर हैं। इस तरह से जो है उन्होंने इस बात को रखा है। तो इस तरह से अगर हम कुछ आलोचक को लेकर चलें तो आलोचकों ने उनके इस व्यंग की सटीक व्याख्या की है और उनके व्यंग को वास्तव में आजकल के हमारे देश की जो भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्टाचार है, उस पर लिया है।